देखो, थर्ड पार्टी मतलब वो लोग जिनसे बिजनेस होता है, फर्म के साथ जिनका बिजनेस चलता है, फर्म जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, वो सब थर्ड पार्टी कहलाते हैं। उनको थर्ड क्यों बुलाते हैं सर? क्योंकि एग्री जो ये पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, इसमें तो पार्टनर्स ही मेन पार्टी है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं होते वो सब थर्ड पार्टी है। थर्ड का मतलब कोई थर्ड, मतलब कोई 1 2 3 ऐसे पर्सन नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट में जब थर्ड पार्टी वर्ड आता है, इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, उसमें तो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए हमें, कम से कम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए कम से कम दो अलग अलग पार्टी चाहिए। खुद खुद अपने साथ हम अपना कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, इसीलिए थर्ड पार्टी जब भी रेफरेंस मिलता है उसका मतलब यही होता है कि ये कोई अलग पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट का? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट का। एज अ फर्म आप इनके साथ बिजनेस करते हो, तो जो भी पार्टनर होते हैं वो एजेंट की तरह से बिहेव करते हैं जब वो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और वो किसके एजेंट होते हैं? फर्म के एजेंट होते हैं। तो एजेंट होने का वही मतलब होता है, अगर पार्टनर एज एन एजेंट बिहेव करेगा, इसका मतलब यही होता है कि पार्टनर अपने एक्शन से फर्म को लायबल करेगा। यही लिखा है, यू मे रिकॉल दैट। पुराना हम याद करें, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। तो इसमें तो जो रिलेशनशिप है वो पार्टनर के आपस में है, who have agreed to share the profit of the business and carried on by all or any of them acting for all। ये लाइन हमें बताती है कि जो पार्टनर है वो साइमल्टेनियसली प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं। दिस डेफिनेशन सजेस्ट दैट एनी ऑफ द पार्टनर कैन बी एजेंट ऑफ द अदर्स। मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का, ये जो अदर्स है मतलब पार्टनर, ये पार्टनर्स की बात हो रही है। तो एक पार्टनर जो भी एक्शन ले रहा है थर्ड पार्टी के साथ ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो वो दूसरे पार्टनर्स के लिए एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरे पार्टनर उसके प्रिंसिपल हैं उस समय, और अपने एक्शन से वो बाकी पार्टनर्स को, मतलब अगर हम कहें तो कंबाइंडली फर्म को लाइबल करेगा। अब इसमें आता है सेक्शन 18। ये सेक्शन क्या बात करता है? वो ये कहता है दिस पोजीशन बाय प्रोवाइडिंग दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट। सबसे पहले तो उसने ये लिख दिया, इस लाइन का मतलब मैं बार बार तुम्हें समझा चुका हूँ। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट का मतलब है कि अगर एक्ट में किसी और प्रोविजन, प्रोविजन मतलब सेक्शन में कुछ लिखा है तो वो फॉलो होगा। ये जो नीचे हम बात पढ़ने वाले हैं ये सब्जेक्ट टू है। सब्जेक्ट टू का मतलब है कंडीशन अप्लाई है। इसका मतलब है कि अब जो बातें हैं वो इंफीरियर है। अगर एक्ट में किसी और सेक्शन में कुछ और लिखा है तो वो फॉलो होगा, ये नहीं। ठीक। अब यहाँ बोलते हैं वो, हाँ। अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एजेंट वाला जो रोल है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी कवर की थी ये बात। ये जो एजेंसी वाला रोल है ये केवल तभी तक वैलिड है कि वो एजेंट है जब तक वो बिजनेस के लिए काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा था, पर्सनल नेचर पे अगर मैं कोई काम करूंगा तो उस एक्टिविटी से फर्म लाइबल नहीं होगी। पर्सनली मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसे उधार पे खरीदा है, बैंक से लोन लिया है, उसके लिए फर्म लाइबल नहीं है। जब मैं बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए काम करता हूँ तभी फर्म लाइबल होती है। आगे की बात ये लिखी है, द पार्टनर इंडीड वर्चुअली एम्ब्रेस द कैरेक्टर ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट, सो एज फार एज ही एक्ट फॉर हिमसेल्फ। जब तक वो खुद के लिए काम करता है, व्हेन ही एक्ट फॉर हिमसेल्फ इन हिज ओन इंटरेस्ट, खुद के फायदों के लिए, खुद के राइट्स के लिए काम करता है, इन द कॉमन कंसर्न ऑफ द पार्टनरशिप ही मे प्रॉपरली बी डीम्ड एज प्रिंसिपल। तो जब उसके राइट्स की बात करेगा तो वो प्रिंसिपल हो जाएगा, और जब वो दूसरों के लिए काम करेगा तो वो एजेंट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। मेन बात थी कि उसने नहीं। जो काम किया वो कॉमन कंसर्न के लिए किया, मतलब फर्म के लिए किया या बिजनेस के लिए किया। बिजनेस में भी वो जब अपने फायदों के लिए काम करेगा तो प्रिंसिपल, और जब वो दूसरों के ऊपर राइट और लाइबिलिटी बनाएगा तो एजेंट। कोई समस्या है तो बताओ। नहीं, नहीं आ गया। ये अगली लाइन भी हम पढ़ चुके थे पिछली बारी। उसके और एजेंट के बीच, सॉरी, मियर एजेंट के बीच में बहुत अंतर है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है, क्या हमने यही लास्ट टाइम पढ़ा था पूरा कि नहीं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यही पार्ट पढ़ा था क्या लास्ट टाइम? हाँ, ये पढ़ लिया था। इस, नहीं, इस पे नहीं, मियर एजेंट वाली बात हो सकता है पहले भी लिखी हो। नहीं पढ़ा था। हाँ, हाँ। पर ये बात रिपीट हो रही है, ये बात रिपीट हो रही है। हम ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पार्टनर को आप मियर एजेंट नहीं समझ सकते। देयर इज अ डिस्टिंक्शन
अंतर है पार्टनर, एज अ पार्टनर एजेंट होने में और एज अ मेयर एजेंट होने में। तो एज अ पार्टनर एजेंट होने में आप कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए अदर पार्टनर्स को या बिजनेस की प्रॉपर्टी को, बिजनेस की लाइबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हो। लेकिन जब सिर्फ आप एजेंट होते हो तो आपका कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, आप सीधे प्रिंसिपल को लायबल करते हो। क्या ये मेरी बात समझ में आई? हाँ हाँ सर। तो मेयर एजेंट होना और एज अ पार्टनर एजेंट होना, ये डिस्टिंक्ट चीजें हैं, ये अलग अलग बात है। ठीक है, मेयर एजेंट के पास ऐसा कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता। द रूल दैट पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल ट्रांजेक्शन। ये बात भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई सारे ट्रांजेक्शन पे आप जो है फर्म को लाइबल नहीं कर सकते। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट डन बाय पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। आप फर्म को लाइबल तभी कर पाओगे जब आप फर्म के लिए एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, पर्सनल लेवल पे नहीं। एक और कहानी है एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। तो पिछले पार्ट में तो कुछ भी नया नहीं पढ़ा हमने, आज जो भी जितना भी रिवाइज पढ़ा वो सब पिछले प्रोविजंस में भी हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अब एम्प्लॉयड अथॉरिटी की बात आ रही है, और एम्प्लॉयड अथॉरिटी में बार बार समझाता हूँ, एक होती है एक्सप्रेस और एक होती है एम्प्लॉयड। एक्सप्रेस का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड अथॉरिटी है वो एक्सप्रेस, और एम्प्लॉयड मतलब जो लॉ ने उसे दी है, इम्पोज्ड बाय लॉ। अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं भी लिखा होगा तो ये जो नीचे अथॉरिटीज हम पढ़ने वाले हैं ये उसे मिलेगी। ठीक है, तो subject to the provision of section 22 the act of partner which has done to carry on in a usual way, तो उसे फर्म के बिहाफ पे यूजुअली जो काम करने की आजादी होनी चाहिए किसी भी ऑनर को, वो उसे भी है, और जब वो ऐसा करता है तो वो फर्म को बाइंड करता है। तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी ये है कि अलग से एक्सप्रेस करने की बात नहीं है, यूजुअली फर्म के बिहाफ पे वो जितने काम कर सकता है उनसे वो फर्म को लायबल करेगा। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। यूजुअली जो काम एक ऑनर कर सकता है, जो पार्टनर कर सकता है, वो उसे अलाउड है, उन एक्टिविटीज को करने की पावर उसके पास है, और ये पावर उसे एक्ट देता है। अलग से मेंशन नहीं भी करोगे तो उसके पास ये पावर है। लेकिन कुछ अथॉरिटीज जब तक एक्सप्रेस ना हो तब तक वो उसे नहीं मिलेगी। वो कौन सी है? इन द एब्सेंस ऑफ यूसेज और कस्टम of trade to the contrary, the implied authority of a partner does not empower him to do 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एक्टिविटी की को फंक्शन करने की, इन एक्टिविटी को परफॉर्म करने की पावर उसके पास नहीं है अनलेस अनटिल एक्सप्रेस की जाए। तो ये 8 तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए, इस पे केस स्टडी आएगी, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। जैसे स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अच्छा, जैसे डिस्प्यूट को फाइल करने की अथॉरिटी उसके पास नहीं है। ठीक है, सो ये 8 पावर्स या 8 अथॉरिटीज पार्टनर को केवल और केवल एक्सप्रेस अथॉरिटी मिलेगी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्ररी द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? डज नॉट एम्पावर हिम। ये 8 नहीं मिलेगी उसे पावर्स। ये भी मिल सकती है अगर आपके बिजनेस का कस्टम या यूसेज ऐसा है तो, अदरवाइज नहीं मिलेगी। एक है डिस्प्यूट को सबमिट करने की पावर,
दूसरी है बैंक अकाउंट ओपन करने की पावर, तीसरी है रिलिंक्विश करने की पावर कि वो किसी क्लेम को फर्म के बिहाफ पर रिलिंक्विश कर सकता है, एक है विड्रॉ सूट, सूट को विड्रॉ करने की पावर मतलब केस वापस लेने की पावर, किसी लाइबिलिटी को एडमिट करने मतलब मान जाने की कि हाँ ये लाइबिलिटी हमारी फर्म पे है, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी और एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो देखो, अगर तुम एक पार्टनर हो फर्म में और तुम्हारे पास ये एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है तो आप फर्म से जो है ये पावर एक्सप्रेस करके लेना पड़ेगी, अदरवाइज आप ये पावर एंजॉय नहीं कर सकते। कोई डाउट है तो बताओ। क्या ये आठ नहीं याद है। करने बहुत आ गया। कठिन है? चलो मैं अभी बताता हूँ, बहुत नहीं। इजी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड दो बातें, दो तो यही हो गए, पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते और बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ये दो बहुत सिंपल है, चार हो गए। आप कोई क्लेम रिलिंक्विश नहीं कर सकते और आप कोई लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकते। जैसे फर्म का राइट है किसी और के अगेंस्ट, तो एज अ पार्टनर आप उससे राइट को छोड़ नहीं सकते हो फर्म के बिहाफ पे कि मैं मना कर रहा हूं, तो ये मान लो कि फर्म मना कर रही है, आप ऐसा नहीं कह सकते। और ना ही आप कोई लाइबिलिटी एडमिट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ। हाँ अभी। है ना? तो दो ये हो गए, छह। अब दो बचते हैं ये कोर्ट वाले, आप सूट विड्रॉ नहीं कर सकते और डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते। आठ। सब दो दो के पेयर बना के याद कर, बहुत आसान है। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। नहीं। ठीक है, अब देखो सेक्शन 22 क्या कहता है। मोड, मोड मतलब तरीका, ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म, हम किस तरीके से एक्शन करें एज अ पार्टनर की फर्म बाइंड हो जाए। हर पार्टनर को ये तरीके पता होने चाहिए, क्योंकि अगर वो फर्म को बाइंड नहीं कर पाएगा ना तो लाइबिलिटी पर्सनली बियर करनी पड़ेगी उसे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। हम सारा टॉपिक थर्ड पार्टी के अगेंस्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो अगर प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया गया तो एज अ पार्टनर आप फर्म को बाइंड नहीं कर पाओगे। अगर आप फर्म को बाइंड करना चाहते हो तो आपको ये मैकेनिज्म फॉलो करना है जो हम पढ़ने वाले हैं। In order to bind the firm, an act or instrument done or executed by partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name। तो पहला इंपॉर्टेंट बात है कि भैया जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना उसमें अपना पर्सनल नाम मत लिखवाना, फर्म का नाम लिखवाना। कोई डाउट? नहीं। नहीं। अगर फर्म का नाम नहीं भी है, तुम्हारा नाम है, तो भी चल जाएगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिसका इम्प्लाई, जिसका एक्सप्रेशन ऐसा है कि हम फर्म को बाइंड कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में या तो सीधा सीधा फर्म का नाम लिखा हो कि फर्म बाइंड होगी, या तो इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हो जिससे कि ये क्लियर होता है कि फर्म के बिहाफ पे ये एक्टिविटी की जा रही है और पार्टनर की एक्टिविटी से फर्म बाइंड होगी। तो पहली बात तो ये हो गई। At the very outset, you should understand this means the implied authority. You just have read the every partner is an agent of the firm for the purpose of business thereof. Consequently, as between the partner and outside world, each partner is agent for every other in every matter. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि देखो जनरल या यूजुअल केसेस में तो सारे पार्टनर, एवरी पार्टनर, हर पार्टनर, हर मैटर पे, हर पार्टनर हर मैटर पे, जो मैटर फर्म से रिलेटेड है, फर्म को बाइंड करता है। कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बोलो। नहीं। ओके, एक नहीं, आ गया। सेकंड। आवाज आ रही है? कंटिन्यू करें। देखो,
सेक्शन 19 एंड 22 डील विद द इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये दोनों सेक्शन जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के सेक्शन थे। इम्पैक्ट क्या है इन सेक्शंस का? पार्टनर सारे काम कर सकता है उन 8 को छोड़ के। उन 8 को छोड़ के वो जितने काम कर रहा है, अगर उसमें वो फर्म का नाम इस्तेमाल कर रहा है, अगर किसी तरीके से ये एक्सप्रेस्ड है कॉन्ट्रैक्ट में कि वो फर्म के बिहाफ पे वो सारे काम कर रहा है, तो वो फर्म को बाइंड कर देगा। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। नहीं। जब वो ऐसा करता है तो इसी को हम इम्प्लाइड अथॉरिटी मानते हैं। जब वो फर्म को बाइंड करता है, इसके लिए अलग से उसके पास कोई एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं थी फर्म में, ये पावर उसको एक्ट ने दी है, पार्टनरशिप एक्ट ने, और इसी को हम इस एक्ट की इम्प्लाइड अथॉरिटी कहते हैं कि पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है। फर्म के नाम पे अगर वो कोई काम कर रहा है, इंटेंशन क्लियर है, वो फर्म को बाइंड कर रहा है, तो फर्म ही बाइंड होगी, वो पर्सनल लाइबिलिटी उसकी नहीं होगी। उन 8 कामों को छोड़ के, उन 8 कामों के लिए उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी होनी चाहिए। को डाउट? नहीं। ठीक। अब देखो, इतनी समरी थी जितना हमने पढ़ा उसमें। द एक्ट डन मस्ट रिलेट टू यूजुअल बिजनेस। जो भी एक्शन आप करते हो इम्प्लाइड अथॉरिटी इंजॉय करने के लिए, वो एक्शंस यूजुअल बिजनेस को रिलेट करने चाहिए। यूजुअल बिजनेस क्या होता है? मैं फर्नीचर का काम है हमारा और हम पार्टनर है, तो भाई यूजुअल बिजनेस होगा फर्नीचर के लिए मटेरियल खरीदना, फर्नीचर के लिए कस्टमर्स से मिलना, है ना, सप्लायर से उधार लेके आना, कस्टमर्स को उधारी पे बेचना, ये सब यूजुअल बिजनेस है। अगर आपकी अकाउंटिंग फर्म है तो क्लाइंट को अप्रोच करना, क्लाइंट से काम लेना, काम को करके देना, उसको बिल रेज करना, उससे पैसे लेना, ये सब यूजुअल बिजनेस है। तो यूजुअल बिजनेस यही होते हैं। वो 8 यूजुअल बिजनेस ही तो नहीं थे, इसीलिए तो उनको हमने कह दिया कि भाई तुम फर्म के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तुम फर्म के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो, ठीक है, तुम फर्म की लाइबिलिटी को रिलिंक्विश कर रहे हो, राइट को रिलिंक्विश कर रहे हो, तुम फर्म के ऊपर लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो, ये नॉर्मल नहीं है भाई, वो यूजुअल नहीं थे। तो यूजुअल बिजनेस से ही रिलेटेड होती है इम्प्लाइड अथॉरिटी। दूसरी बात, इट मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस। तो आपकी विद इन द स्कोप होना चाहिए और यूजुअल होना चाहिए। तो 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, विद इन द स्कोप एंड यूजुअल। द एक्ट is such done for normal conduct of business. The usual way of carrying on business will depend upon the nature and circumstances. सर ये usual किस पे डिपेंड करता है? जैसे मैंने अभी हाल समझाए थे वो यही समझाए थे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग नेचर हो सकता है, सर्विस नेचर हो सकता है, फर्म का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेंगे कि आपके यूजुअल बिजनेस क्या होंगे। तीसरी बात, द एक्ट टू बी डन इन द नेम ऑफ फर्म इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेस। आपको फर्म का या तो नाम यूज करना है या तो किसी तरीके से ये एक्सप्रेस करना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर कर रहे हो ये फर्म के बिहाफ पे है। 10, पार्टनर हैज एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म बाय ऑल एक्ट डन बाय हिम इन ऑल मैटर। Every partner can bind the firm in all the matters connected with the partnership business if such matters are usual business, which are done in usual way. Usual business usual way में करके दे दो, फर्म ही बाइंड होगी। नॉट इन देयर नेचर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पार्टनरशिप। ऐसा कोई काम तो आप ऑब्वियसली नहीं कर सकते जो फर्म के पार्टनरशिप के बिजनेस के बियॉन्ड है। जैसे पता है ना, वो कंपनीज एक्ट में भी हम एक ऑब्जेक्ट क्लॉज बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि हम किस पर्पस के लिए कंपनी बना रहे हैं। वैसे ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी ये लिखा जाता है कि हमारे फर्म का बिजनेस क्या होगा। अब आपका फर्म का बिजनेस है फर्नीचर बेचना और आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो से ट्रैक्टर बेचने का, व्हीकल बेचने का, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करने लगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से वो फर्म का बिजनेस है ही नहीं, तो फिर ऑब्वियस बात है उसके लिए फर्म लायबल नहीं होगी। तो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस मत चले जाना, है ना। यू मस्ट रिमेंबर दैट एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर मे डिफर इन डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस। ऑब्वियस बात है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, ये नेचर ऑफ बिजनेस जब भी वर्ड आता है इसके यही मतलब होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटेंजिबल बिजनेस, टेंजिबल गुड्स का बिजनेस, ये नेचर ऑफ बिजनेस है। एक एग्जांपल है, एक्स जो एक पार्टनर है किसी फर्म में, और फर्म किसकी है? सॉलिसिटर्स। जानते हो सॉलिसिटर्स किसको कहते हैं? लीगल कंसल्टेंट्स को कहा जाता है सॉलिसिटर्स। चाहिए तो लिख लो, सॉलिसिटर्स मतलब होते हैं लीगल कंसल्टेंट, लीगल एडवाइजर भी बोल सकते हो।
तो एक वकील सॉलिसिटर का काम करता है, बिल्कुल करता है। बोरो मनी एंड एग्जीक्यूट अ प्रॉमिसरी नोट इन द नेम ऑफ द फर्म। तो एज अ पार्टनर तुमने उधारी ली है और प्रॉमिसरी नोट बनाया है। क्या उन 8 नामों में उन 8 एक्टिविटीज में ये दोनों काम आते हैं क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ। कौन सा काम आता है इसमें से बताओ। लाइबिलिटी बनेगी ना अगर अपन बोरो कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट करने का मतलब भी एक्सेप्टेंस करना है वहां भी। हाँ तो ऑब्वियस बात है इसके लिए एक्सप्रेस अथॉरिटी चाहिए। द अदर पार्टनर आर नॉट लायबल टू द नोट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ सॉलिसिटर। सॉलिसिटर का काम तो था लीगल एडवाइस देना, क्लाइंट ढूंढना, उसको बिल रेज करना, उससे पैसे लेना। लेकिन अगर यही बैंक होती तो बैंकिंग फंक्शन होता जैसे, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता तुम्हारा कोई, जैसे मैग्मा फाइनेंस और इस तरह का बिजनेस होता तुम्हारा एनबीएफसी, फिर पैसे लेना देना ये नॉर्मल काम हो जाता। इसी बात को समझाने के लिए केस स्टडी दी है कि बाकी के पार्टनर, अगर फर्म सॉलिसिटर वाली है तो सॉलिसिटर का यूजुअल बिजनेस है लीगल एडवाइस, वहां पे आप उधारियां ले रहे हो, वो 8 कामों में कवर हो जाएगा, वो यूजुअल बिजनेस नहीं है उनका। तो इस वजह से ये बाकी के पार्टनर्स को लाइबल नहीं करेगा। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ। हालांकि अगर नहीं। कोई चेक बनाने के देने की बात होती, हालांकि अगर कोई चेक बना के देने की बात होती तो वो नॉर्मल बिजनेस होता। जैसे मैंने कहा ना, क्लाइंट चेक देगा या आप बिजनेस के बिहाफ पे किसी को चेक दे रहे हो, फिर वो नॉर्मल होता। यहां तक कोई दिक्कत है? ये केस स्टडी तुझे समझ में आई है वंशिका? सर वो एक्चुअली लीव हो गया था, एग्जिट हो गई थी। फिर से बता रहा हूँ, या एक केस स्टडी कैसी है, एक्स एक पार्टनर था और उनकी जो फर्म थी वो सॉलिसिटर्स की फर्म थी। सॉलिसिटर्स का मतलब होता है लीगल एडवाइजर्स। उसने उधारियां ली या कोई प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया इन द नेम ऑफ द फर्म विदाउट अथॉरिटी। यहाँ पे साफ लिखा भी है, नहीं लिखता तो भी समझ में आना था कि लीगल एडवाइजर का यूजुअल बिजनेस तो होता है लीगल एडवाइस देना। कोई क्लाइंट आएगा, उसको उसको आपको बिल रेज करना होगा, उससे पैसे लेने होंगे, उसको एडवाइस देनी होगी, है ना। तो ये काम उसने विदाउट अथॉरिटी कर दिया। अगर विदाउट अथॉरिटी कर दिया तो ऑब्वियस बात है कि जो बाकी के पार्टनर है वो लाइबल नहीं होंगे। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है सॉलिसिटर का। लेकिन इसकी जगह ही अगर ऐसा होता कि भाई फर्म के बिहाफ पे उसने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक एक्सेप्ट किया होता, क्लाइंट से लिया होता या कुछ, तो वो सब चीजें जो हैं नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी हो जाती है और फर्म उसके लिए लायबल होती। क्या ये बातें समझ में आ रही है अच्छे से? हाँ। इफ पार्टनरशिप बी अ जनरल कमर्शियल नेचर, अगर आपकी पार्टनरशिप जो है वो जनरल कमर्शियल नेचर की, जनरल मतलब नॉर्मल जो आपके बिजनेसेस होते हैं उसी तरह का बिजनेस है। ही में प्लेज and sale partnership property. He may buy goods on account of firm, borrow money, contract debt, pay debt, may draw, make, sign, endorse, transfer any negotiable instrument, discount any negotiable instrument. क्या ये बात समझ में आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी के लिए। हाँ। अगर आप जनरल कमर, ये सारी एक्टिविटी नॉर्मल बिजनेस है। सर ऊपर तो लिखा था कि प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, तो ध्यान से देखो वहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है। अरे हाँ या ना? याद नहीं आ रहा हाँ। क्या बोल रहा हूं मैं? ऊपर इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है। अरे यार तुम्हारा रॉ मटेरियल है नॉर्मल पार्ट, ये इसका आपके फर्नीचर का, वो बेच नहीं सकते हो क्या? वो भी तो फर्म की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल बेच सकते हो। यहाँ पे ये जो ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है। फर्म की प्रॉपर्टी नॉर्मल बाकी जो इमूवेबल नेचर की नहीं है उनको तुम प्लेज कर दो तो उनको बेच दो, ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। फर्म के लिए गुड्स बाय कर लो, नॉर्मल एक्टिविटी है। फर्म के लिए बोरो मनी कर लो, कॉन्ट्रैक्ट डेट कर लो, पे डेट कर लो ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। अगर वो ऊपर लिखा था इस केस स्टडी में वो अथॉरिटी में नहीं था उसका,
नहीं तो ये भी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ अभी वहां पे वैसे भी वो बिजनेस का नेचर में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो लीगल एडवाइजर था। ये तो कह रहे हैं आप नॉर्मल ट्रेडर वेडर हो, नॉर्मल से कोई बिजनेस करते हो, दुकान चलाते हो, उसके वो पार्टनरशिप में है, या मैन्युफैक्चरिंग करते हो वो पार्टनरशिप में है। तो उस केस में ये मनी बोरो करना, कॉन्ट्रैक्ट डेट करना, ये सब अलाउ है। क्या वहां पे मनी बोरो करना मना है? जाके देख लो 8 पॉइंट्स में कहीं है मनी बोरो करना मना? तो बताओ मुझे कहाँ है, बोलो। कहीं लिखा है मनी बोरो करना मना? देखो जाके। और कोई डाउट है तो बताओ। बोलो बोलो बोलो। शायद फिर से स्क्रीन पॉज हुई है, 1 सेकेंड।